इस वीडियो में हम लोग एक बिल्कुल ही नई दवाई ड्यूपिलीमैब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दवाई है ये रिसेंटली कुछ सालों से ये बाजार में उपलब्ध हो पाई है और अब अपने कंट्री में भी ये दवाई उपलब्ध है। तो ये जो दवाई है ये अब तमाम तरह के बीमारियों में उपयोग में लाई जा रही है। जो एलर्जिक ग्रुप की बीमारियां हैं उसके उपयोग में, जो एफडीए होता है मतलब जो ड्रग अथॉरिटी है अमेरिका का, उसने इस दवाई का उपयोग बहुत सारी बीमारियों में अब हरी झंडी इसको दे दी है। तो ये जो दवाई है ये प्राइमरली जो एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब जो स्किन की बीमारी होती है, खुजली वाले रैसेज होते हैं जिसमें बच्चे को, विशेष करके एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चों को अफेक्ट करती है, जिसमें खुजली वाले लाल लाल चकत्ते रैसेज आ जाते हैं और वो पूरे बॉडी पर भी फैल सकते हैं, चेहरे को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो बड़ा कभी कभी जिद्दी प्रॉब्लम होता है, बड़ा टफ होता है ट्रीट करना। तो उस कंडीशन में इस दवाई को अप्रूव की गई है। दूसरा जो कंडीशन है वो है जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, मतलब जिसको दमा बोला जाता है, जो सांस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें मरीज का सांस फूलने लगता है, जैसे कभी ऐसे ही फूलने लगता है, कभी सीजन चेंज होने पे, कभी धुआं के कांटेक्ट में आने पर प्रॉब्लम हो जाती है मरीज को, तो उसमें भी ये दवाई इंडिकेट की गई है। तीसरा जो है उसमें जो नाक की एलर्जी है, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस विथ पॉलीपोसिस, तो उसमें भी ये दवाई अब इंडिकेट की जा रही है, जो नाक की एलर्जी है, नाक और साइनसिस की जो एलर्जी है। चौथा कंडीशन है जिसमें जो खाने की नली है जिसे इसोफेगस बोला जाता है, तो जो इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस है उसमें ये इंडिकेटेड है। इसके अलावा स्किन की एक और बीमारी जिसमें मल्टीपल खुजली वाली वो भी बीमारी है, लेकिन उसमें गांठें बनती हैं, खुजली के दाने मोटे मोटे काले काले दाने बनते हैं, जिसको बोला जाता है प्रूराइगो नोडुलैरिस। तो उस खुजली की बीमारी में भी ये दवाई अब काफी ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है। जो इसके दूसरे उपयोग हैं जो कि अभी शुरुआती फेजेस में हैं, तो उसमें फिर से तमाम तरह की खुजली वाली बीमारियां जैसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हैंड डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया, इसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा, तो इन सब बीमारियों में भी अभी शुरुआती फेजेस में उपयोग डॉक्टर और वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी मैंने बीमारियां का नाम बताया था, एटोपिक डर्मेटाइटिस, उसमें अब बहुत सारे मरीजों में इस्तेमाल किया जा चुका है। अस्थमा, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस विथ पॉलीपोसिस, इसोफेजियल जो इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस जो है, एंड प्रूराइगो नोडुलैरिस, इसमें मेन तरीके से ये दवाई इस्तेमाल की जा रही है। तो ये दवाई जो है एक बहुत ही अच्छे विकल्प के तौर पर उभरी है और बहुत ही कारगर साबित हो रही है। अभी के अवेलेबल जो डाटा है उसके आधार पर बहुत ही कारगर, जो खराब मरीज हैं इस बीमारियों के, उनमें भी ये दवाई काफी ज्यादा फायदेमंद बनकर के उभर रही है। दूसरी अच्छी चीज क्या निकल रही है, ये दवाई बहुत ही सेफ ऑप्शन, सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर निकल रही है। हालांकि अंग्रेजी दवाइयों में तो सभी दवाइयों का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन गंभीर साइड इफेक्ट के आधार पर ही किसी दवाई को सुरक्षित बोला जाता है। जैसे हल्का फुल्का साइड इफेक्ट है तो उसको तो दरकिनार किया जा सकता है, उसको लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको सिर में दर्द हो गया, गैस बन गया, तो वो सब तो आपको सिर दर्द की जो दवाइयां हैं, गैस की दवाइयां, उससे मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जो जीवन के ऊपर असर डालने वाले साइड इफेक्ट हैं, वो गंभीर साइड इफेक्ट के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये दवाई उस मामले में भी काफी अच्छा बन के उभर, मतलब सेफ्टी प्रोफाइल इसका अच्छा निकल के आ रहा है। ये जो दवाई होती है ये इंटरल्यूकिन 4 जो रिसेप्टर होता है, जो हमारे शरीर में तमाम तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, तमाम तरह के जो इन खुजली वाले जैसे या एलर्जी पैदा करने वाले तमाम केमिकल्स हैं, तो उसमें जो एक केमिकल है इंटरल्यूकिन 4, उसका रिसेप्टर होता है इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर। तो उसके अल्फा सब यूनिट को ये बाइंड करके उसके काम को रोकती है, जिसकी वजह से ये दवाई उस बीमारी में फायदा पहुंचाती है। लेकिन जब भी कोई दवाई की बात होती है, अंग्रेजी दवाई की, तो उसमें उसके साइड इफेक्ट को हमेशा आपको निगरानी में लेकर के चलना होगा, हमेशा साइड इफेक्ट को लेकर के। तो इसकी साइड इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो अधिकांश केसेस में साइड इफेक्ट देखे जाते हैं वो माइनर ग्रेड के साइड इफेक्ट हैं। जैसे ये दवाई जो होती है इंजेक्शन के तौर पे आती है, और वो इंजेक्शन जो होता है जो हमारी स्किन की तीसरी परत है, सबक्यूटेनियस जो फैट वाली लेयर है, उसमें डाली जाती है, वो इंजेक्शन लगाई जाती है। जैसे कि पेट के फैट में दी जा सकती है, जांघ के भी उसमें दी जा सकती है फैट में, या फिर हाथ के फैट में भी दी जाती है। तो ये जो दवाई होती है, जहां पर मान लीजिए आपने दी दवाई, तो वहां पर इंजेक्शन साइट रिएक्शन पैदा कर सकती है। मतलब जैसे आपने इंजेक्शन मान लीजिए पेट में लगाया, तो वहां पर खुजली और थोड़ा स्वेलिंग, रेडनेस इस तरह का पैदा हो सकता है थोड़े समय के लिए। जैसे जहां इंजेक्शन आपने प्रिक किया तो वहां की स्किन पे मरीज खुजली बता सकता है, थोड़ा लालपन, सूजन बता सकता है।
तो ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जाता है, इंजेक्शन साइट रिएक्शन। इसी तरह से आंख के ऊपर इसका असर देखा गया है। तो आंख के ऊपर असर में क्या देखा गया है, तो जो आईलिड है उसका इन्फ्लेमेशन, ब्लेफराइटिस, जो कंजक्टिवा है कंजक्टिवाइटिस, जो कॉर्निया है उसको केरेटाइटिस, केरेटोकंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई, इची आई, खुजली कर सकता है, थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा महसूस हो सकता है। तो ये सब साइड इफेक्ट इसकी वजह से देखे गए हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट माइनर साइड इफेक्ट में, अब ये बिल्कुल नहीं डर मन में बैठाना है कि इससे आप अंधे हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये माइनर साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें हल्की फुल्की मरीज को खुजली, रेड हो जाएगा आई, थोड़ा बहुत धूप जाने में थोड़ा धूप लगेगा तो आंखों पे थोड़ा इरिटेशन होगा, तो इसी तरह का साइड इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये आपको अंधा बना देगी, ब्लाइंड बना देगी, ये कुछ भी नहीं है, माइनर साइड इफेक्ट है जो कि सिंपल ड्रॉप और ये सब चीजों से मैनेज कर ली जाती है। और क्या साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि देखा गया कि हर्पीज एक वायरस होता है, उसका रिएक्टिवेशन कुछ मरीजों में देखने को मिल जाता है, तो वो भी माइनर साइड इफेक्ट ही होता है, हर्पीज वायरस का एक्टिवेशन। इसी तरह से इस दवाई की वजह से और भी माइनर साइड इफेक्ट देखने को मिला है, जैसे कि थोड़ा हेडेक, डिजीनेस, मलेस जिसको बोला जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगना। तो ये सब बड़े माइनर से साइड इफेक्ट हैं जिनको लेकर के कोई चिंता वाली बात नहीं होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट में ये देखा गया कि ये एलर्जी के लिए दवाई इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन इस दवाई की वजह से भी एलर्जी रिपोर्टेड है। जैसे एलर्जी को खत्म करने के लिए दवाई आप ले रहे हैं, लेकिन कुछ मरीज में एलर्जी को इसने बढ़ा दिया। अब ऐसे समझ सकते हैं सीधे शब्दों में, तो वो किस तरह से एलर्जी बढ़ सकती है, जैसे चेहरे पे रैसेज आ जाना, गर्दन पे खुजली वाले रैसेज आ जाना। इसके अलावा अर्टिकेरिया डेवलप हाइव्स, जो जुलपुत बोला जाता है, ददोरा, चकत्ते, रैसेज उस तरह का पैदा हो जाना। एंजियोएडिमा, गले में सूजन आ जाना। तो इस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इस दवाई से खुद देखी गई है, तो उसको भी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। एलर्जी की दवाइयां होती हैं, तमाम तरह के एंटीहिस्टामिन दवाइयां होती हैं, तमाम तरह के ओरल स्टेरॉइड दवाइयां होती हैं, तो उसको डॉक्टर आसानी से हैंडल कर लेता है। इसके अलावा सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शन देखा गया है। सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शन मतलब कि जैसे बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, जगह जगह बॉडी में रैसेज आ जाना, जगह जगह स्वेलिंग आ जाना, आईलिड सूज जाना, होंठ सूज जाना, जीभ सूज जाना, गले जो सांस की नली है उसमें सूजन आ जाना, जिससे सांस में परेशानी होने लगना, बिल्कुल बीमार जैसा महसूस करने लगना, काम करने का मन नहीं करना। तो ये सब साइड इफेक्ट भी देखा गया है। तो सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा तेज गति का साइड इफेक्ट माना जाता है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, तत्काल आपको अपने डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज कर लेना है। तो ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे कोई खतरनाक, बहुत रेयर सिनेरियो में ही तेज सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शन हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज टैकल कर लेता है डॉक्टर आसानी से, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। इसी तरह से ये देखा गया है अस्थमा के मरीजों में कि उनका जो फेफड़े, अब देखिए स्किन की एलर्जी को बढ़ा दिया। अब जैसे जो दमा के मरीज हैं, सांस वाले मरीज हैं, उनमें अब सांस वाली परेशानी को कुछ मरीजों में बढ़ा दिया। तो जैसे डॉक्टर ये इंडिकेट करता है ये दवाई देते समय कि इस तरह की कोई परेशानी हो सांस वाली, जैसे सांस फूलने लगना, तो उसमें आपको डॉक्टर को आको तुरंत बताना है। उसको बोला जाता है यूसिनोफिलिक न्यूमोनिया, और कुछ मरीजों में यूसिनोफिलिक वैस्कुलाइटिस भी देखने को मिला है, वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिला है। तो ये सब बड़े ही रेयर साइड इफेक्ट हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट जानकारी होने पे मरीज भी चौकन्ना रहता है और डॉक्टर तो अपना सर्विलांस करता ही रहता है। तो इससे इमिडिएटली इनको टैकल करके जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। इसी तरह से कुछ मरीजों में इसकी वजह से, जो कि बहुत ही रेयर से रेयर केसेस में देखा गया है, कि कैंसर का डेवलपमेंट होते हुए, जिसमें ब्लड कैंसर रिपोर्टेड है, तो अभी तक मतलब इतने लंबे समय से मरीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन 3-4-5 केसेस ऐसे उभर के आए हैं कि जिनमें ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि शायद इस दवाई की वजह से ही ये कैंसर डेवलप हुआ हो। हालांकि अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो पुख्ता प्रमाण सामने आएंगे, लेकिन कुछ इशारा मिला है वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, कि इसकी वजह से कुछ ब्लड से रिलेटेड कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो ये सब जो साइड इफेक्ट थे, जो सीरियस साइड इफेक्ट की तरह थे, जिसपे आपको अलर्ट रहना है, डॉक्टर आपका मॉनिटर करता रहेगा। अदरवाइज ये दवाई जो है बहुत सेफ बन के उभरी है। एक और साइड इफेक्ट जो विशेष मेंशन करता है, हालांकि वो खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है, सोरायसिस जैसी प्रॉब्लम, जैसे आपके शरीर पर सोरायसिस के पैचेस पैदा हो जाना।
जिसमें कि लाल चकत्ते होंगे और मछली जैसे छिलके होंगे उसके ऊपर, और उसी से मिलता जुलता सोराइटिक आर्थराइटिस है, और इसी से मिलता जुलता जोड़ों की दूसरी समस्या है जिसमें टेंडन जो मांस है उसकी जो ज्वाइंट है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, टेंडिनाइटिस या इंथेसाइटिस उसे बोला जाता है, टेंडिनाइटिस या इंथेसाइटिस। तो ये सब प्रॉब्लम ही बहुत थोड़े मरीजों में देखने को मिला है, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई खास खतरनाक या डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है, इनको भी दवाइयों से डॉक्टर हैंडल कर लेता है। तो अब हम निष्कर्ष के तौर पर ये देखेंगे कि ये दवाई जो है एक अच्छा विकल्प बन के उभरी है और बहुत ही अच्छा कारगर उपाय के तौर पर इन बीमारियों में उपयोग में लाई जा रही है, ये सारी जो एलर्जिक बीमारियां हैं। लेकिन थोड़े मरीजों में जैसे बाकी अंग्रेजी दवाइयां प्रॉब्लम पैदा करती हैं, उसी तरह ये दवाई भी प्रॉब्लम पैदा करती है। तो उसमें से अधिकांश हिस्सा तो मैनेज किया जा सकता है, कुछ केसेस में निश्चित तौर पर परेशानी हो जाती है, तो वो ऐसे समझ लें कि लाखों मरीजों में एक आध मरीजों में प्रॉब्लम हो जाती है। जो अपने देश में सबसे बड़ी मुश्किल है इस दवाई के साथ वो है इसका प्राइस, मतलब जो इसका दाम है। तो ये दवाई अभी कई हजार रुपयों में इसकी एक इंजेक्शन है, और जैसे ऐसा तो है नहीं कि मरीज को केवल एक इंजेक्शन लगना है, जो दवाई डोज में यूज की जा रही है वो 200 से 600 mg के डोज में यूज की जा रही है, और इसके मल्टीपल इंजेक्शन लगते हैं 2 से लेकर के 4 हफ्ते के गैपिंग पे। तो मल्टीपल इंजेक्शन लगना, और एक इंजेक्शन की कीमत 10,000 20,000 ऐसे रुपए में है, मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस है अभी। तो ये जो बायोलॉजिकल ग्रुप की दवाइयां हैं ये इसी दवाई के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो दवाइयां हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम है। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे इन सभी दवाइयों का दाम कम होते जा रहा है। जैसे अभी एक मैंने पिछले वीडियो में एक बायोलॉजिकल दवाई की बात की थी, एडेलीमुमाब। तो जब आई थी मार्केट में तो 50,000 1 लाख ऐसे कीमत में थी, लेकिन अब आपको उसका प्राइस जान के एकदम आश्चर्य होगा कि जो दवाई 50,000 1 लाख रुपए से चली थी अब वो 5,000 रुपए पे आ गई है। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि ये सारी दवाइयां जैसे जैसे और सारी कंपनी बनाने लगेंगी, इजिली अवेलेबिलिटी होता जाएगा, तो ये दवाई भी कम कम दाम में आ जाएगी। तो नेक्स्ट 5 ईयर 7 ईयर दाम के हिसाब से भी बड़ा होपफुल सिचुएशन है, और हमारे पास अब ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, तो एक अच्छा विकल्प के तौर पर अब डॉक्टर्स को मिल गया है। थैंक यू।